कि जो जो भी कंसर्न आईओ होते हैं उनको किसी भी बंदे को इम्प्लीकेट करने से पहले उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए। उनकी इम्प्लीकेशन जो है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं पे भी वो उनका थोड़ा-सा कनेक्शन कहीं मिल रहा है, तब उनके खिलाफ़ जो है पहले इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो फाउंड होते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी, फिर उनके खिलाफ़ जो है आगे कार्रवाई करें। नहीं तो ऐसे जनाब अगर हम करेंगे तो फिर तो मैक्सिमम लोग जो है जेलों में ही होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अयाज खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सर। अयाज साहब, अगर बात करें हम, जो ऑर्डर आपके द्वारा करवाया गया है जी, जिसमें दो मुलजिम थे, उनको रिहा किया गया है, जी। क्या है पूरा केस? थोड़ा जानकारी दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। सर 27/6/2021 को एक एफआईआर लगती है बहू फोर्ट जम्मू में। जी। उसमें एक बंदे को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम है नदीमुल हक, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि उसके पास जो है आईईडी लेके वो जम्मू आ रहा था फॉर वेगिंग वार। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है 2 बंदों को और इंक्लूड किया जाता है इस एफआईआर में, और एफआईआर रजिस्टर्ड होती है एफआईआर नंबर 234/2021 डेटेड 27/6/2021। और इसमें सेक्शंस जो है वो लगाई जाती हैं। सेक्शन 121, 122 आईपीसी, सेक्शन 13, 18, 23, 38, 39 यूएपीए एक्ट 1967, एंड सेक्शन 4 and 5 एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट। And thereafter, due to the gravity of the offences, the investigation transferred to the National Investigation Agency, एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने जो है कश्मीर के काफ़ी सारे लोगों को इसमें इम्प्लीकेट किया, जिसमें से जिनके ख़िलाफ़ जो 2 बंदे हैं जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने सप्लीमेंट्री चालान पेश किया है, उनमें से एक हैं तौसीफ़ अहमद वानी, जी। और दूसरे हैं फ़याज़ अहमद ख़ान, जी। जिनके ख़िलाफ़ ये सप्लीमेंट्री चालान पेश करते हैं। और इनके ख़िलाफ़ सेक्शंस लगाते हैं। सेक्शंस इनमें लगाते हैं सेक्शन 120 बी आईपीसी, सेक्शन 13, 18, 38, 39 यूएपीए एक्ट 1967। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है करते हैं। इनके फ़ोन जो है वो सीज़ किए जाते हैं, जिनको डाटा रिट्रीव्ड के लिए जो है एफएसएल में भेजा जाता है। एफएसएल से जिस वक्त रिपोर्ट आती है ये सप्लीमेंट्री चालान उसको पेश करते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जो भी इन्होंने प्रिपेयर किए हैं, जो भी चार्जशीट के साथ इन्होंने लगा के कोर्ट में पेश किए। जिस वक्त कोर्ट में पेश हुए ये उस वक्त ये जो बंदे थे ये हमारे पास आए, हमने इनका केस सुना, और हमें कहीं ना कहीं लगा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हमने इसको प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेट किया। ये मेरे कुलीग हैं ज़हीर साहब, इन्होंने भी इसमें पूरा तावन दिया। और जिस वक्त हमने इसको प्रॉपरली जो है इसको पेरूज़ल किया, और हमने पाया कि ये तो बिल्कुल जो है बेबुनियाद केस है, और हमने इसको बिल्कुल हमने सोचा कि हम इसमें बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, लेकिन उससे बेहतर हमने सोचा कि इसमें हम चार्ज पे आर्गूमेंट करेंगे। जी। जिस वक्त हमने चार्ज पे आर्गूमेंट किया, हमने रिटन आर्गूमेंट दिए, और हमने जो है काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट दी, हमारी दलाइल्स वगैरह सुन के जज साहब ने उसको अप्रीशिएट किया। और जज साहब ने इसमें पाया कि चलान में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को जो है सपोर्ट करता हो, और जो एलिगेशन को बिल्कुल कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करता हो। बिल्कुल कोई भी बेबुनियाद चलान इन्होंने पेश किया है। एक गरीब बंदा जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबरर का काम करता है, उसको इन्होंने इसमें इम्प्लीकेट किया, और इम्प्लीकेट करने के बाद जो है उसको अनफॉर्चुनेटली वो 1.5 साल जो है लॉकअप में रहा, जेल में रहा, और ये उसका लॉस है। लेकिन फाइनली जो है जस्टिस उसको मिला है। जी। तो इसमें अगर हम बात करें, बाकी सारी चीज़ें रहती जी हैं, जी जो सबूत रहते हैं, जो जी गवाही रहती है, क्या वो प्रॉपर वे से हुई है? जितने गवाह रखे जाते हैं या जो प्रूफ्स उनके द्वारा से पुलिस या एनआईए के द्वारा जो पेश किए गए? जी सर। सर इसमें 30 विटनेस इन्होंने रिकॉर्ड किए थे जो मैंशनड हैं, जी। लेकिन ओनली 10 विटनेस रिकॉर्डेड, और 10 में से खाली कोई 5 या 6 विटनेस हैं जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, और जो है वो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कोई तहसीलदार हो गया जिसके सामने फ़र्ज ज़ब्ती हुई है, या फिर कोई आईओ हो गया, या कोई पुलिस का बंदा हो गया। जो प्रोटेक्टेड विटनेस थे उनमें से भी किसी बंदे ने इनकी स्टोरी को जस्टिफाई नहीं किया। इनके एलिगेशन है कि ये जो बंदे इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में,
वो जो है मोटिवेट कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, जनरल यूथ को, कश्मीर के यूथ को कि आप जो है मिलिटेंसी ग्रुप को ज्वाइन करो। इन्होंने जो एलेज किया है उसमें इन्होंने टीआरएफ का जिक्र किया है कि टीआरएफ को ज्वाइन करके मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है कोई रैंक हासिल करो। लेकिन जो भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी उसको जो है विटनेसेस ने सपोर्ट नहीं किया, और विटनेसेस ने जो भी कहा है वो इसके अगेंस्ट कहा है, वो बैकफायर हुआ है। और फर्दर इन्होंने जो एलेज किया था कि ये मोटिवेट कर रहे हैं, उसको लेके इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा जो इस चीज़ को सपोर्ट करता हो, कोई भी ऐसी चीज़ उसमें चलान के साथ इंक्लूड नहीं की थी। इस चीज़ को जज साहब ने अप्रिशिएट किया, और तारीफ़ करते हैं हम जज साहब की भी कि जज साहब ने जो है इसको अच्छे से देखा, और वकील ने वकालत का काम किया और जज साहब ने जुडिशरी का काम किया, और दोनों ने मिल के जो है एक बेगुनाह बंदे को जस्टिस प्रोवाइड किया। जी, तो ये कितने लोग हैं जिनको अब छोड़ा गया है, जिनको अब इंसाफ मिल पाया है? जी जी सर, इसमें 5 बंदों के ख़िलाफ़ जो है चलान पेश हुआ था। इसमें 3 बंदे जो थे वो इनिशियली जो है जिनके ख़िलाफ़ चलान पेश हुआ था वो 3 बंदे थे। सप्लीमेंट्री चलान जो पेश हुआ है वो 2 बंदों के ख़िलाफ़ हुआ है। जो सप्लीमेंट्री चलान में जो भी 2 बंदे इन्होंने इंक्लूड किए थे वो दोनों को जो है रिहा किया गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो उनकी जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट उस एफआईआर के साथ करता हो। कनेक्शन ही नहीं कोई बना पा रहे थे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में कि कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जो उनको कनेक्ट करता हो उस एफआईआर के साथ। एफआईआर नंबर है उसका जनाब 234/2021। उस बिना पे जज साहब ने इन बंदों को रिहा किया है, और जो रेस्ट ऑफ द जो एक्यूज्ड है उनके ख़िलाफ़ जो है आगे प्रोसीडिंग होगी। यह सब पहले पुलिस मामला दर्ज करती है, अक्यूज़ को अरेस्ट भी करती है, 1.5 साल वो जेल की सलाखों के पीछे भी रहते हैं, और आखिर में पता चलता है कि वो बेगुनाह हैं। कोई भी उस तरह का उनसे मटेरियल या कोई उस तरह का सबूत जो है वो नहीं, और एनआईए जैसी एजेंसी इस पे जो है इंक्वायरी करती है, उसके बावजूद भी 2 बेगुनाहों को 1.5 साल की जो है हवालात या सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तो किसकी नाकामी या किसके इसके पीछे जो है किसका रहा है कि पूरी तरह से प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है? जनाब, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कंसर्न आईओ होते हैं उनको किसी भी बंदे को इम्प्लीकेट करने से पहले उसको प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए। उनकी इम्प्लीकेशन जो है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कहीं पे भी वो उनका थोड़ा सा कनेक्शन कहीं मिल रहा है तब उनके ख़िलाफ़ जो है पहले इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो फाउंड होते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनकी, फिर उनके ख़िलाफ़ जो है आगे कार्रवाई करें। नहीं तो ऐसे जनाब अगर हम करेंगे तो फिर तो मैक्सिमम लोग जो है जेलों में ही होंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लेंगे तो हर एक बंदा जो है कहीं ना कहीं, आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई ग्रुप होता ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा जो है उसमें गलत एक्टिविटी कर रहा है। इसमें मेरे जो क्लाइंट थे उनके ऊपर एलिगेशन था कि ये कोई ग्रुप ज्वाइन किया है इन्होंने, अलक्सा मीडिया जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी ऐसी मटेरियल जो है, इनक्रिमिनेटेड मटेरियल जो ये प्रूव करता हो कि मेरे क्लाइंट ने जो है वो अपलोड किया हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी को मोटिवेट करता हो या इंस्टिगेट करता हो कि आप कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऐसा एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए आप करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा जो है एक दरख्वास्त है कि कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या उसका आईओ है उसको पहले प्रॉपरली वेरिफिकेशन करनी चाहिए, फैक्ट्स को देखना चाहिए, और उसके बाद जो है फर्दर प्रोसीडिंग करनी चाहिए। तो ये जो 1.5 साल जो इनका समय ज़ाया हुआ है, जो इनको हरासमेंट हुई है, उसका खामियाजा जो इनको भुगतना पड़ रहा है, उसका जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? जनाब, उसका ज़िम्मेवार ऑफिशियली जो है, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर की होती तो ये बंदे जो है 1.5-2 साल जो है वो जेल में नहीं रहते, और इसकी वजह से इनको जो है सोशली लाइफ भी इनकी अफेक्ट हुई है। क्योंकि अब ये कहीं पे भी जाएंगे तो इनके ऊपर एक ठप्पा है कि आपके ऊपर एफआईआर लगी थी, चाहे वो बरी हो गए हैं, लेकिन आम जनता को ये नहीं पता है कि जब बंदा बरी हो गया है, बेगुनाह है, लेकिन फिर भी इनको शक की नज़रों से देखा जाएगा। बिल्कुल। तो ना जाने और कितने ही केसेस इस तरह के होंगे जिसमें पूरी तरह से बेशुमार केसेस ऐसे हैं जनाब, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर एडवोकेट्स की ज़रूरत है कि जो पूरा उसको डीपली स्टडी करेगा। डीपली स्टडी करने के बाद, और जुडिशरी का मेन रोल है इसमें, जो इस केस में जज साहब ने बाखूबी निभाया है। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अयाज साहब और इनके कुलीग हैं यहाँ पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और ये पूरा मामला इन्होंने जो पूरा केस जो है आपके सामने रखा है। और आपकी इस सब पे क्या राय है? क्या इस तरह से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो काम करती हैं, आईओज़ को जो जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या वो जिम्मेवारियाँ निभाते हैं? क्योंकि 1.5 साल का समय जो है इन दो लोगों का सलाखों के पीछे बीता है, किस तरह का समय रहा होगा, और आखिर में ये पता चलता है कि वो बेगुनाह लोग जो हैं वो 1.5 साल सलाखों के पीछे रहे हैं, वो 1.5 साल उनको कौन वापस दिलाएगा? तो यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट ज़हीर कमलाक जी भी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। ज़हीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा केस यहाँ पे मतलब आपने रखा है, सामने रखा है, और जो दो जो लोग सलाखों के पीछे थे जिनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, वो जो 1.5 साल का समय था उनका, वो जो ज़ाया हुआ है, वो कैसे उनको लौटाया जाएगा? उस समय से, उस हरासमेंट से वो कैसे बाहर उभर के आएंगे? और क्या पूरा था इसमें प्रोसीडिंग्स जब हुई, बहस हुई, आर्गुमेंट्स हुए? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी पुलिस एजेंसी या फिर आईओ किसी भी बंदे को या कोई भी उसके ऊपर एलिगेशंस आती है, कम से कम पहले उसको वेरीफाइड करे प्रॉपर तरीके से, फिर उसका देखे कि इसमें क्या रोल है, फिर इस चीज़ को अगर उसका कोई रोल बनता है तो देन उसको इस केस में या किसी भी केस में उसको लिया जाए। अदरवाइज़ अगर किसी का कोई रोल नहीं बन रहा है तो मासूम लोगों को अगर आप इस चीज़ों के लिए इन चीज़ों के लिए उकसाओगे या इन्वॉल्व करोगे, एक तो इससे जो है सोसाइटी में गलत मैसेज आएगा, और दूसरे नंबर पे इससे क्या होगा कि जो भी इंसान है उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। वो जो है सोशली तौर पे वो उसकी जो कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। देन वो उसका मेंटली तौर पे भी वो उसका कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मेंटली तौर पे उसको इस तरह से कि मतलब मेंटली तौर पे उसको प्रॉब्लम आती है, इतनी परेशानीज़ आती हैं इनके कोर्ट के केसेस को डील करने में या सोसाइटी में वापस उभर के सामने आने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देन क्या होता है कि उससे उसका फ्यूचर जो होता है, वो कोई भी कहीं भी किसी जॉब के लिए जाता है या किसी चीज़ के लिए भी जाता है, किसी भी प्रैक्टिस के लिए जाता है, देन उसको एक शक की नज़र से देखा जाता है। तो इसमें जैसे अयाज साहब ने बताया, इसमें हमने प्रॉपर जैसे ही हमारे पास ये फ़ाइल आई, हमने इसको पहले स्टडी किया, देखा कि भाई इसमें क्या-क्या इन्होंने पुलिस ने क्या-क्या एलिगेशंस लगाई हैं, और उसके बाद क्या वो एलिगेशंस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो टीम वर्क किया हमने, टीम वर्क करने के बाद फिर देखा कि इसमें जो भी इन लोगों को इनने इन्वॉल्व किया है, इनका कोई भी रोल नहीं है। तो हमने वो अपनी बात जो है जुडिशरी के सामने रखी, और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी ने उस चीज़ को एप्रिशिएट किया, और देन उनने लास्ट में यही डिक्लेयर किया कि भाई इनका कोई भी रोल नहीं है, ना ही कोई इनका डॉक्यूमेंट्री तौर पे, ना ही कोई इनका फिज़िकली तौर पे ये किसी तरह से भी इस ऑफेंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनको जो है चार्ज पे ही, इवन के चार्ज पे ही इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट ज़हीर कमलाक साहब, एडवोकेट अयाज साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।